नमस्कार। तो फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एडुविज़न पर। और जैसा कि पहले से चली आ रही क्लासेस यदि आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम अभी योजना की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पर डे 2 से 3 योजनाओं को कवर करते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक बीच में क्लासेस नहीं आ पाई, थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहे थे जिस वजह से क्लासेस आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 15 से 20 क्लासेस लेकर आएँ योजना की जो सीरीज चल रही है हमारी यूट्यूब पर, ठीक है, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 40 से 50 योजनाएं हैं वो कवर करेंगे। बाकी योजना स्पेशल बैच में हमारे 300 प्लस जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको कवर किया गया है। डेली हम लोग कंटेंट देते हैं वहाँ पर 10 योजनाओं का, और उन्हीं योजनाओं पर क्विज भी करवाई जाती है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहें वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, और आज किन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नमस्ते योजना के बारे में। नमस्ते योजना इम्पोर्टेंट योजना है सफाई कर्मियों के लिए और उनके उद्धार के लिए, क्योंकि जो सफाई कर्मी होते हैं वो इतनी बुरी कंडीशंस में काम करते हैं, अपनी लाइफ का रिस्क लेके इतने बड़े बड़े सीवर टैंक्स में उतरते हैं जहाँ पर कितनी प्रकार की जहरीली गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो उन तबकों के लोगों के लिए कोई ध्यान देने वाला है नहीं वैसे, ठीक है। अभी योजना के अंतर्गत, नमस्ते योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं लोगों पर फोकस किया जाएगा जो सफाई कर्मी हैं, जो सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हैं। उनके उद्धार के लिए योजना बनाई गई थी, और जब यह योजना किसी विशेष तबके को लेकर बनाई जाती है तो वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती है। इसलिए इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है, और आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसका सहयोगी मंत्रालय है इस योजना के लिए। शुरुआत जो इसकी हुई थी जुलाई 2023 में इसको शुरू किया गया था, और उद्देश्य इसका मेन यही था कि खतरनाक सफाई की रोकथाम और प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षित सफाई प्रथाओं को बढ़ावा देना। सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत लोगों को स्किल्ड किया जाएगा, ठीक है। जो अनस्किल्ड लोग हैं सीवर सेप्टिक टैंक में उतर जाते हैं बिना किसी प्रायर नॉलेज के, तो उनको सबसे पहले इस चीज़ की लर्निंग दी जाएगी। उनको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको जो मशीनें होती हैं जिनसे उनकी हेल्प हो सकती है सफाई करने में, वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए लोन्स एंड सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती हैं नमस्ते योजना के अंतर्गत। योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई में लगे लोगों को औपचारिक बनाना और उनका रिहेबिलिटेशन करना यानी पुनर्वास करना है। जिस तरीके से उन्होंने अब तक जिंदगी जी है, उन्होंने जितना रिस्क उठाया है अपनी लाइफ का, तो उसके लिए उनको पे करना यानी रिहेबिलिटेट करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। यदि हम नमस्ते योजना का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल एक्शन फॉर सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि सफाई के काम में अब मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, मशीनों की हेल्प से लोग काम करें। यह नमस्ते योजना का फुल फॉर्म के अंतर्गत भी आ रहा है शब्द, ठीक है। अब इसका लक्षित परिणाम क्या है इस योजना का, इस योजना के द्वारा लक्ष्य क्या रखे गए हैं उनको देखें तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि सफाई कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना। अभी क्या है कि सफाई कार्य करते हुए कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों को भयानक भयानक बीमारियां हो जाती हैं, तो उन सब से दूर रखने के लिए, उन सब रिस्क से इसमें शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सफाई कर्मचारियों का मानव मल के साथ सीधे संपर्क को समाप्त किया जाना, क्योंकि मानव मल के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं सिर्फ मानव मल के द्वारा ही। तो सीधे संपर्क को खत्म किया जाएगा तो लोगों में बीमारियां नहीं आएंगी जो सफाई कर रहे हैं। सभी सफाई कार्य सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से किए जाने और सभी सफाई कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। आगे देखें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वालों को 2024 में नमस्ते योजना के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका प्रदान करना है। आगे बात करें तो आजीविका सहायता किस प्रकार से दी जाती है इसके अंतर्गत। इस कार्य योजना से सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता,
सब्सिडी यानी पूंजी और ब्याज प्रदान करके मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 130 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अभी हाल ही के बजट में 130 करोड़ रुपए नमस्ते योजना को प्रोवाइड कराए गए हैं। आगे हम अगली योजना की बात करेंगे, जो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीएम अजय। इसकी शुरुआत जो है 2021-22 में हुई थी। मंत्रालय इसका भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, और हम योजना बैच में जो योजनाएं कवर करते हैं वो मंत्रालय वाइज योजनाएं होती हैं, जिसमें एक ही मंत्रालय की सारी योजनाएं एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। तो अभी हम सामाजिक न्याय वाली यहाँ पर यूट्यूब क्लासेस में कर रहे हैं कवर, इसलिए सभी सामाजिक न्याय वाली ही आपको यहाँ पर योजनाएं मिलेंगी। उद्देश्य क्या था इस योजना का पीएम अजय का, कि गांवों को आदर्श ग्राम में बदलने का प्रयास किया जाए, अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम की जाए, उनकी साक्षरता को बढ़ाया जाए, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएं इन अनुसूचित जाति के लोगों को, और अनुसूचित जातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी छात्रावास बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के तहत 3 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई थी। ठीक है, जो पीएम अजय योजना है ये पहले से चली आ रही 3 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। अब वो 3 योजनाएं कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पर। पहली है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरी है अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना, और तीसरी योजना थी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं थी जो ये यहाँ पर पहले से चल रही थी, और फिर पीएम अजय के अंतर्गत इन तीनों ही योजनाओं को मिला दिया गया और एक योजना बना दी गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 से अधिक ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किया जा चुका है 2021-22 से, जो कि अच्छा आंकड़ा नहीं है, फिर भी ठीक है। 10 अगर ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में घोषित हो चुके हैं, जहां पर एससी के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहे हैं, तो ये भी ठीक ठाक कार्यक्रम है, मतलब यहां से लाभ हो सकता है। आगे देखें पात्रता मापदंड क्या है। पात्रता मापदंड है कि आय सृजन योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम किनको दिए जाएंगे, जो बीपीएल की एससी परिवार हैं और बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनको आय सृजन योजनाओं से जोड़ा जाएगा, कौशल विकास कार्यक्रम प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जहां पर एससी आबादी 50% या उससे अधिक है। जिस गांव में 50% या उससे अधिक एससी आबादी है, वहां पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एससी कैटेगरी के लाभ ले सके, एस लेवल का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। गरीबी रेखा की परिभाषा और लाभार्थी का चयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। प्रधान हो गए, वीपीओ हो गए, ये सारे लोग मिलके गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं और लाभार्थी, उनका चयन करेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, और इससे पहले इसका बजट देख लेते हैं। तो पीएम अजय के लिए 2025-26 में अच्छा खासा बजट दिया गया था, 2140 करोड़ रुपए बजट दिया गया था, जो कि काफी हाई बजट है अपने आप में। तो 2140 करोड़ रुपए, तो मतलब ये योजना भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना DDRS। अब इसकी शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी और अभी तक चली आ रही है ये योजना, तो इसका मतलब है कि लाभ अच्छे हैं इस योजना के, और वाकई में इस योजना के लाभ दिखते हैं लोगों को, सामने भी आते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। योजना जो है, योजना के नाम से ही समझ में आ रहा है कि विकलांगों का रिहेबिलिटेशन करने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। विकलांग लोगों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देती है ये योजना। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत डायरेक्ट विकलांगों को फायदा नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन जो विकलांगों के लिए काम कर रहे एनजीओस हैं, अन्य संस्थाएं हैं, उनको सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लाभ नहीं दिया जाता है, ये एनजीओस को सहायता मिलती है, फिर एनजीओस को जो सहायता मिली उसके थ्रू वो लोग विकलांगों को शिक्षा और पुनर्वास पे खर्च करते हैं। योजना का मकसद जो है वो है विकलांग लोगों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण देना। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग व्यक्तियों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिनमें क्या क्या शामिल हैं: दैनिक जीवन कौशल का विकास, रोजगार उन्मुखी कौशल विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन।
ठीक है। ये सारे काम एनजीओस या जिनको भी सहायता मिल रही है इस योजना के अंतर्गत, किसी संस्था को सहायता मिल रही है, वो काम करते हैं और लाभ मिलता है फिर उसके बाद विकलांगों को, ठीक है। तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 1999 में शुरू की गई थी। इसे 2003 में संशोधित किया गया था और इसका नाम बदला गया था। फिर इस योजना को 2018 में भी संशोधित किया गया और यहाँ पर जो आपने अभी सारे फैक्ट देखे, ये सारे 2018 में जो संशोधित किए गए फैक्ट हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। बात करें 2025-26 में इस योजना के लिए 165 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, ठीक है। 165 करोड़ रुपए के बजट से विकलांग लोगों के रिहेबिलिटेशन में मदद की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर लगभग हमने 3 योजनाएं आज देखी और 3 योजनाओं के अंतर्गत हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, मंत्रालय, शुरुआत, उसका लक्ष्य, उद्देश्य, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बारी बारी से कवर की हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने का चांसेस होता है कि उद्देश्य से। अगर कोई योजना आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसका सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि योजना का उद्देश्य क्या है, किस लिए स्टार्ट की गई थी, लक्ष्य क्या हुआ है, यदि काफी पुरानी योजना है तो उसका परिणाम क्या रहा है अब तक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यदि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना है अगर आयोग को, तो फिर वो आपसे ईयर पूछ सकता है, स्टार्टिंग डेट पूछ सकता है, मंत्रालय भी पूछ सकता है। अगर उसे मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बहुत ज्यादा फंसाना है बच्चों को, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना जनरली उद्देश्य जो पूछने लायक क्वेश्चन बनते हैं वो उद्देश्य से, क्यों भाई, क्योंकि शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ, इससे तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं प्रशासन में। अगर आप वीपीओ बन गए तो इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि इसकी शुरुआत आपको पता होनी चाहिए, या इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपको इसका उद्देश्य पता है, इसको इसकी पात्रता पता है आपको, इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो मेन मोटो तो यही रहता है योजनाएं पढ़ने का कि आप जागरूक हैं, जो योजनाएं चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन चीजों के प्रति जागरूक हैं। तो खुद से ही आपको मोटो समझना है कि योजनाएं पढ़ने का मोटो क्या है मेरा, योजनाएं सिलेबस में डाली क्यों गई हैं, ताकि हमें चीजों से अवेयरनेस हो जाए, हमें चीजों के बारे में पता चल जाए, कौन सी योजना किस लिए काम आती है, क्या क्या पात्रताएं हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन शामिल नहीं हो सकता है, उसके अन्य फैक्ट क्या हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसका शुरुआती ईयर क्या है, कब तक चलनी है योजना, बजट क्या आया है इसके लिए, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे। मेन चीज़ है आपको योजना के बारे में उद्देश्य और भी जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये चीज देखी हमने पीएम अजय योजना के अंतर्गत कि यह योजना कोई नई योजना नहीं है, पहले से चल रही 3 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन में ये कर सकता है कि आपके सामने 4 योजनाओं के नाम दे देगा, बोल देगा कि पीएम अजय योजना के अंतर्गत निम्न में से किस एक योजना को शामिल करके नहीं बनाया गया। अब 3 योजनाएं तो ये रहेंगी, एक योजना ऐसी रख देगा जो जिसको शामिल नहीं किया गया है पीएम अजय योजना के अंतर्गत, तो आपको उसी को छांटने को बोल देगा, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन सारी चीजों से अवेयर रहना पड़ेगा। कुछ लाभ भी याद रखने होते हैं, जैसे क्या लाभ हुए हैं योजनाओं के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और योजना पढ़ते समय, रिवीजन करते समय इन्हीं चीजों पर खास फोकस रखना है आपको। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। अब हम उत्तर प्रदेश की क्लासेस लेकर आएंगे, जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उन पर कुछ क्लासेस लेकर आएंगे आगे से। और लगभग सेंटर की हमने अपने योजना बैच में 200, सेंटर और यूपी दोनों का मिला के बोले तो 260 से 270 योजनाएं कवर हो चुकी हैं वहां पर ऑलरेडी, ठीक है। और 15 तारीख को हम इस बैच को खत्म भी कर देंगे। 15 के बाद हम योजना बैच में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इस योजना बैच में जो शुरुआत से स्टार्ट होगा। और जो भी बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मौका और है कि वो शुरुआत से फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम 10 योजनाओं को टॉपिक रखेंगे, जो रिवीजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है 20 मार्च से। 20 मार्च से हमारा वीपीओ का मॉक टेस्ट प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें हम डेली एक फुल मॉक लगवाएंगे। 30 मॉक होंगे, 20 अप्रैल तक चलेगा यह प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है
हमारे प्रीमियम ग्रुप के बच्चों के लिए ही था, लेकिन यदि कोई बाहर से इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए फ़ी है 499 रुपये। तो जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है वो वीपीओ मॉक टेस्ट प्रोग्राम में भी शामिल हो सकता है। इसके सबसे बड़े लाभ यही है कि यहाँ पर हम शुरुआत से, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ रिवीजन करवा दिया जाएगा 1 बाय 1 पॉइंट के अंतर्गत, और सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम जैसा फीलिंग आपको आएगा मॉक टेस्ट लगाते समय यहाँ पर। और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड अभी के एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जो योजना बैच सिर्फ लेना चाहते हैं वो योजना बैच भी ले सकते हैं। यहाँ पर 300 से 350 योजनाओं का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, एक साथ पीडीएफ दे दी जाएंगी। अब अभी तक क्या था कि हम पीडीएफ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब बैच मतलब फ्रेश कंटेंट तो अब दिया नहीं जाएगा, सिर्फ इसी को रिवीजन करवाया जाएगा, इसलिए इसकी पीडीएफ आपको एक साथ दे दी जाएगी यहाँ पर। और क्विजेस हैं जो वो दोबारा से क्विज बोर्ड चलाए जाएंगे, जो नंबर 1 क्विज बोर्ड था पहले दिन का, उसी से फिर से दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। हर क्विज बोर्ड में आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिलते हैं, तो लगभग टोटल 1200 से 1300 क्वेश्चन का क्विज बोर्ड आपको मिल जाएगा सिर्फ योजना के लिए। 1200 से 1300 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं आपको, इसलिए यहाँ पर इन क्विजेस को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी योजना से संबंधित आपके डाउट्स होते हैं वो रोज लाइव क्विज के बाद आपसे लिए जाते हैं, और यहाँ पर हमारे द्वारा उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। कोशिश की जाती है कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकें। यदि उस समय पॉसिबल नहीं होता है तो बाद में उनके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। बाकी इस जो योजना बैच है इसकी फीस है 349। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा वहाँ पर, और आप अपनी स्टडी जारी रखेंगे। वहाँ से योजना बैच का आपको कंटेंट एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं विद फैक्ट विद बजट, सब कुछ अपडेटेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।